नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर नजर डाल रहे हैं जब मौलिक अधिकारों की रूपरेखा अभी बनी रही थी। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल वो शुरुआती दिन। सोचिए, नया नया संविधान लागू हुआ है और अदालतें पहली बार उन महान शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश कर रही हैं जो हमें अधिकार देते हैं। सही बात है। इसी शुरुआती दौर में एक मामला आया जिसने आने वाले कई दशकों के लिए स्वतंत्रता के मायने तय कर दिए। ये था ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का वो प्रसिद्ध मामला। हाँ, ये केस सीधा सीधा जुड़ा था संविधान के आर्टिकल 21 से, अच्छा। जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन इसकी शुरुआती व्याख्या जैसे गोपालन मामले में हुई वो काफी लिमिटेड थी, बहुत संकीर्ण। आज हम उन्हीं शुरुआती न्यायिक विचारों, खास तौर पर ए.के. गोपालन मामले से जुड़े जो सोर्सेज हैं, उनकी गहराई में जाएंगे। तो इरादा साफ है। हम ए.के. गोपालन मामले के फैक्ट्स को समझेंगे, जानेंगे कि उस समय सुप्रीम कोर्ट का बहुमत वो क्या सोच रहा था। हाँ, क्यों जस्टिस फजल अली की अलग राय इतनी अहमियत रखती है, बिल्कुल। और कैसे फिर लगभग 3 दशक बाद मेनका गांधी मामले ने इस पूरी तस्वीर को बदल के रख दिया। हाँ, पूरी तरह से। तो चलिए इस महत्वपूर्ण संवैधानिक यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ए.के. गोपालन थे कौन और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया था। हाँ, ये जरूरी है। ए.के. गोपालन उस समय के एक जाने माने कम्युनिस्ट नेता थे। देश को आज़ादी मिले और संविधान लागू हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था और 1950 में उन्हें निवारक निरोध अधिनियम यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, उसके तहत हिरासत में ले लिया गया। निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये किस तरह का कानून था? इसके नाम से ही कुछ लग रहा है कि ये सामान्य गिरफ्तारी से अलग होगा। हाँ, ये सामान्य क्रिमिनल लॉ से अलग था। इस कानून ने सरकार को ये पावर दी थी कि वो किसी भी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने या पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने की आशंका के आधार पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रख सकती थी। बिना मुकदमा चलाए? हाँ, ये एक तरह से किसी पॉसिबल खतरे को रोकने के लिए की गई कार्रवाई थी, न कि किसी किए गए अपराध की सजा। यानी किसी व्यक्ति पर अपराध साबित होने से पहले ही सिर्फ शक की बुनियाद पर उसे हिरासत में लिया जा सकता था। तो इस कानून के खिलाफ गोपालन जी ने क्या कदम उठाया? उन्होंने अपनी हिरासत को सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ओके। उनका मुख्य तर्क ये था कि उनकी गिरफ्तारी और ये जो कानून है, ये संविधान द्वारा दिए गए उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने खासतौर पर 3 आर्टिकल्स का हवाला दिया। आर्टिकल 19, जो नागरिकों को अलग अलग स्वतंत्रताएं देता है, जैसे बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी। हाँ, बिल्कुल। फिर आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 22 जो गिरफ्तारी और निरोध से प्रोटेक्शन देता है। तो मामला सीधा फंडामेंटल राइट्स की व्याख्या से जुड़ गया। जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत के सामने मेन लीगल सवाल क्या थे जिन पर विचार होना था? कोर्ट के सामने कुछ बहुत ही बेसिक और दूरगामी महत्व के प्रश्न थे। पहला, क्या ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अपने आप में ही असंवैधानिक था, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगाता था। दूसरा, क्या आर्टिकल 19 स्वतंत्रताएं, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, क्या ये तीनों अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं? अच्छा। क्या इन्हें एक साथ होलिस्टिकली देखा जाना चाहिए या फिर ये बिल्कुल अलग अलग अधिकार हैं जिनका एक दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता? और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल वो आर्टिकल 21 में जो फ्रेज है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसके मतलब को लेकर था। निश्चित रूप से वो सवाल इस पूरे मामले के सेंटर में था। इसी की व्याख्या पर डिपेंड करता था कि स्टेट की पावर पर कितनी लिमिट्स होंगी। सुप्रीम कोर्ट की 6 जजों की बेंच ने इस मामले को सुना और 5-1 के बहुमत से अपना फैसला दिया। 5-1 से? हाँ, और मेजॉरिटी ने माना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट संवैधानिक था, यानी वैलिड था। अच्छा, तो कानून को तो वैलिड मान लिया, लेकिन उन 3 मौलिक अधिकारों आर्टिकल 19, 21 और 22 के आपसी संबंध के बारे में मेजॉरिटी की क्या राय थी? यहीं पर इंटरप्रिटेशन काफी नैरो हो गई। बहुमत ने कहा कि ये तीनों आर्टिकल अपने अपने दायरे में अलग अलग काम करते हैं।
अलग अलग, मतलब? जैसे अलग अलग डिब्बों में बंद हों। उनका तर्क था कि अगर किसी व्यक्ति को आर्टिकल 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में हिरासत में लिया गया है, हाँ, तो वो व्यक्ति आर्टिकल 19 के तहत मिली स्वतंत्रताओं का दावा नहीं कर सकता, जैसे घूमने फिरने या बोलने की आज़ादी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि आर्टिकल 19 केवल स्वतंत्र नागरिकों पर लागू होता है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर नहीं। ये तो अधिकारों को बहुत सख्ती से अलग थलग करके देखना हुआ। अगर प्रक्रिया का पालन करके किसी को हिरासत में ले लिया तो उसकी बाकी आजादियों का कोई मतलब ही नहीं रहा। हाँ, उस वक्त यही समझा गया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ क्या निकाला गया फिर? मेजॉरिटी के हिसाब से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब था सिर्फ वो प्रक्रिया जो लेजिस्लेचर यानी संसद ने कानून में लिख दी है, बस। सिर्फ लिखी हुई प्रक्रिया? हाँ, कोर्ट का काम केवल ये देखना है कि उस लिखित प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। प्रक्रिया अपने आप में कितनी उचित है, फेयर है, जस्ट है या रीजनेबल है, इस सवाल में पड़ना कोर्ट का काम नहीं था। क्या? हाँ, मतलब अगर कानून बनाने वाली संस्था ने कोई प्रोसीजर बना दिया है तो वही मान्य है, उसकी क्वालिटी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर विधायिका कोई ऐसी प्रक्रिया बना दे जो अन्यायपूर्ण या मनमानी लगे, तब भी वो संवैधानिक मानी जाएगी, सिर्फ इसलिए कि वो कानून में लिखी है और उसका पालन किया गया है। उस समय के बहुमत के फैसले के अनुसार हाँ, यही स्थिति थी। ये इंटरप्रिटेशन कानून की सर्वोच्चता मतलब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पर तो जोर देती थी, लेकिन कानून की जो आत्मा है यानी न्याय और निष्पक्षता, फेयरनेस, उसको नजरअंदाज करती थी। लेकिन जैसा कि बताया गया, ये फैसला यूनानिमस नहीं था, 5-1 था। एक जज थे जिन्होंने इस मेजॉरिटी की राय से असहमति जताई। हाँ, जस्टिस फजल अली, उनका डिसेंटिंग ओपिनियन। अक्सर इतिहास में ऐसे मत भविष्य के लिए रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने क्या तर्क दिए थे? जस्टिस फजल अली ने एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा लिबरल अप्रोच अपनाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्टिकल 19, 21 और 22 को अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा? ये स्वतंत्रता के अधिकार के अलग अलग पहलू हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। इन्हें एक साथ पढ़ा जाना चाहिए ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सही मायने में रक्षा हो सके। और उनका सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये था कि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने वाली प्रक्रिया केवल कानून में लिखी होनी ही काफी नहीं है, फिर? बल्कि उसे निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित यानी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल भी होना चाहिए। तो वो प्रक्रिया के सिर्फ होने पर नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी और नैतिकता पर सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल सही समझा आपने। जस्टिस फजल अली एक तरह से अमेरिकी संविधान की ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा की ओर इशारा कर रहे थे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? हाँ, यानी कानून की एक उचित प्रक्रिया, जहां कानून को न केवल स्थापित होना होता है बल्कि उचित मतलब फेयर भी होना होता है। उनका मानना था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब मनमानी प्रक्रिया नहीं हो सकता। लेकिन उनकी बात तो मानी नहीं गई उस वक्त? नहीं, उस समय उनका ये मत अल्पमत में रहा, माइनॉरिटी में, और कानून नहीं बन पाया। लेकिन इसने भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विचार दिया। ये एक ऐसी चिंगारी थी जो बाद में जाकर बड़ी आग बनी। तो गोपालन मामले में नतीजा ये निकला कि मेजॉरिटी ने अधिकारों को अलग अलग माना और प्रक्रिया की निष्पक्षता को जांचने से इनकार कर दिया। हाँ, जबकि जस्टिस फजल अली ने अधिकारों को जुड़ा हुआ माना और प्रक्रिया के निष्पक्ष होने पर जोर दिया। लेकिन कानून तो बहुमत गिराही बना। हाँ, और अगले करीब 28 सालों तक भारतीय अदालतों में फंडामेंटल राइट्स की व्याख्या पर गोपालन मामले का असर बना रहा। पर्सनल लिबर्टी का दायरा सीमित रहा। 28 साल तक? हाँ, लेकिन फिर आया साल 1978 और एक और ऐतिहासिक मामला, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी मामला, इसका जिक्र तो अक्सर मौलिक अधिकारों के विकास में आता है। इसने गोपालन मामले की जो व्याख्या थी उसको कैसे प्रभावित किया? इसमें गोपालन मामले की व्याख्या को पूरी तरह से पलट दिया, पूरी तरह से। हाँ, मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि एके गोपालन मामले में आर्टिकल 21 की जो व्याख्या की गई थी वो सही नहीं थी। अच्छा। कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 19, 21 और 22 अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्णिम त्रिकोण बनाते हैं। गोल्डन ट्रायंगल? हाँ,
मतलब किसी एक पर भी हमला बाकी दो को प्रभावित करता है। यानी जो बात जस्टिस फजल अली ने सालों पहले कही थी उसे अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। हाँ बिल्कुल, जस्टिस फजल अली का जो नजरिया था वो आखिरकार सही साबित हुआ। लेकिन मेनका गांधी मामले ने इससे भी आगे बढ़कर एक और क्रांतिकारी बदलाव किया। वो क्या? कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की परिभाषा को ही बदल दिया। अच्छा, कैसे? अब कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया का मतलब केवल लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई प्रक्रिया का होना भर नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया का निष्पक्ष, न्याय संगत और उचित यानी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना भी अनिवार्य है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और अगर प्रक्रिया इन स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन मानी जाएगी और उस कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो मतलब अब अदालतें सिर्फ ये नहीं देखती कि कानून में लिखी प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं, बल्कि ये भी जांचती हैं कि वो प्रक्रिया अपने आप में फेयर और ह्यूमन है या नहीं। बिल्कुल ये भारतीय संवैधानिक न्याय शास्त्र में एक मील का पत्थर था, एक लैंडमार्क। इसने आर्टिकल 21 को एक नया जीवन और बहुत बहुत वाइड मीनिंग दिया। इसके बाद जीवन के अधिकार का मतलब केवल फिजिकल एग्जिस्टेंस बनाए रखना नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ? बल्कि इसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार यानी राइट टू लिव विद डिग्निटी भी शामिल हो गया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा भी बहुत बढ़ गया। जैसे इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, निजता यानी प्राइवेसी और विदेश यात्रा जैसे कई अनकहे अधिकार भी धीरे धीरे शामिल होते गए, सब आर्टिकल 21 के तहत। तो अगर हम ए.के. गोपालन और मेनका गांधी मामलों की सीधी तुलना करें तो मुख्य अंतर क्या उभर कर आते हैं? तुलना बहुत साफ है और ये भारतीय संविधान के विकास को दिखाती है। गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत लिटरल, कठोर और कह सकते हैं स्टेट ओरिएंटेड था। मतलब राज्य की तरफ ज्यादा झुका हुआ। हाँ, उनका संदेश था कानून में जो लिखा है उसका पालन करो। प्रक्रिया की आत्मा या उसकी फेयरनेस वो सेकेंडरी थी। ठीक है। दूसरी ओर मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक लिबरल, ह्यूमन और व्यक्ति केंद्रित मतलब इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच अपनाया। उनका संदेश बना केवल निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित कानून का ही पालन किया जा सकता है। गोपालन ने अधिकारों की एक मिनिमम लिमिट तय की थी, जबकि मेनका गांधी ने उस लिमिट को हटाकर पर्सनल लिबर्टी को संविधान के केंद्र में रख दिया। ये सचमुच दिलचस्प है कि कैसे संविधान वही रहा, शब्द वही रहे, लेकिन समय और समाज की बदलती जरूरतों के साथ उनकी व्याख्या कितनी बदल गई। बिल्कुल, यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। ये दिखाता है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। एक जीवंत दस्तावेज। हाँ, ये समय के साथ सांस लेता है, विकसित होता है और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यानी अदालती व्याख्याएं इस विकास प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करती हैं। गोपालन से मेनका गांधी तक का सफर दिखाता है कि कैसे न्यायपालिका ने खुद अपनी पिछली व्याख्याओं पर दोबारा सोचा और अधिकारों को ज्यादा मीनिंगफुल बनाया। और ये विकास सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, इसका सीधा असर देश के हर नागरिक पर पड़ता है, उनकी आजादी पर, उनके राज्य के साथ रिश्ते पर। सही कहा। गोपालन का फैसला शायद उस समय के नए-नए बने लोकतंत्र की चुनौतियों और चिंताओं को दिखाता था, शायद। जबकि मेनका गांधी का फैसला एक ज्यादा मैच्योर और आत्मविश्वास से भरे लोकतंत्र की उम्मीदों को दिखाता है, जहां व्यक्तिगत अधिकार सबसे ऊपर हैं। आपने बहुत सही कहा। गोपालन ने प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे कठोर कानूनों को एक तरह से खुली छूट दी थी, प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए बिना। लेकिन मेनका गांधी ने राज्य की शक्ति पर एक बहुत जरूरी नैतिक और कानूनी रोक लगाई। क्या रोक? कि आप स्वतंत्रता छीनने वाली कोई भी प्रक्रिया लागू नहीं कर सकते जब तक वो निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित न हो। मतलब फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होनी ही चाहिए। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने देखा कि ए.के. गोपालन मामले 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की एक लिमिटेड व्याख्या की। हाँ, बहुत सीमित। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ केवल लिखित प्रक्रिया का पालन माना गया, उसकी फेयरनेस जांचना जरूरी नहीं समझा गया। सही। आर्टिकल 19, 21, 22 को अलग अलग देखा गया। जस्टिस फजल अली ने इस नैरो अप्रोच से असहमति जताते हुए प्रक्रिया के निष्पक्ष होने और अधिकारों के जुड़े होने पर जोर दिया। उनका महत्वपूर्ण डिसेंट। फिर लगभग 28 साल बाद मेनका गांधी मामले 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन की व्याख्या को पलट दिया, पूरी तरह पलट दिया। आर्टिकल 19, 21, 22 को गोल्डन ट्रायंगल माना
और ये तय किया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होना अनिवार्य है। एकदम सटीक सारांश। ये यात्रा दिखाती है कि कैसे जुडिशियल रीइंटरप्रिटेशन के जरिए हमारे फंडामेंटल राइट्स का दायरा और उनकी गहराई बढ़ी है। गोपालन मामले ने शायद शुरुआती जरूरतें पूरी की होंगी, लेकिन मेनका गांधी ने उन अधिकारों में मानवीय गरिमा और न्याय का तत्व जोड़ा जो आज भारतीय लोकतंत्र की नींव का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसने आर्टिकल 21 को संविधान का सबसे डायनामिक और शायद सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल बना दिया है। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, नई तकनीकें आ रही हैं और जीवन की नई कॉम्प्लेक्सिटीज सामने आ रही हैं, जैसे डिजिटल प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल सवाल या क्लाइमेट चेंज के असर। हाँ, ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो क्या हमारे मौलिक अधिकारों, खासतौर पर आर्टिकल 21 की व्याख्या भविष्य में और भी विकसित होगी? इन नई चुनौतियों के संदर्भ में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्या नए अर्थ सामने आ सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना हमारे संविधान की जीवंतता को समझने के लिए जरूरी है।